Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप निरंतर सप्तोलॉजी के साथ जुड़ते जा रहे हैं और हमारे कंटेंट के बेसिस पे वीडियोस ही बना रहे हैं, विच इज वेरी गुड और मैं उसको पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ. ऑल्सो आई वांट टू थैंक वर्ल्डोमीटर because we are using the map of worldometer and I really thank them for making this kind of map and which we can use. Thank you all very much. चलिए अब शुरू करते हैं. प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी जुड़ चुके हैं. विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी. नमस्ते. नमस्कार जी. नमस्कार नमस्कार. जय जगन्नाथ. आज तो आपने कुछ करने की ठान ली है लगता है. चीन की 1800 साल की पराधीनता लिख रहे हैं और अजय अमेरिकन का वस्त्र पहन रहे हैं. एक्चुअली ये जो वस्त्र है इसका मीनिंग है, लोग मीनिंग समझते नहीं है. ये जो लिंक्स है ना, लिंक्स, ये एक तो है अष्टक के लिंक्स है, 8 अष्ट दिशाओं के लिंक है और सर्प के लिंक्स है, स्नेक. और जो कलर्स का लेवल्स होता है ये दिखाता है अर्थ के डिफरेंट कलर्स इन द अर्थ. भूमि, नाग मतलब पाताल लोक, मतलब पाताल लोक तो नहीं है ये लेकिन ये कहानी समुद्र मंथन वाली लीला है, उससे कनेक्टेड है सारे लोग. क्योंकि इनका मेन कल्चर जो है युकातान पेनिनसुला में है, मेन कल्चर. तो वहां से इनकी पूरी कहानी. तो ये बहुत ही मीनिंगफुल डिजाइन होता है. इसको जस्ट ये उड़ीसा में भी आपको मिलेगा, उड़ीसा में, बंगाल में भी मिलेगा आपको. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय वहां पे गए थे, उड़ीसा बंगाल के भारतीय थे जो गए थे पूर्वी दिशा से. तो अब बताइए पराधीनता कैसे है चीन की. देखिए, जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको तो ये विषय सामान्य लगेगा और जो पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं उनको लगेगा ये क्या बात हुई भाई. 4 साल की गुलामी तो भारत की बात हुआ करती थी, ये चीन का 1800 साल का पराधीनता, ये क्या बला हुई. तो विषय ये है जिसको चीन अनपढ़ लोग समझते हैं. ध्यान दीजिए, लिटरेट और इलिटरेट चीन के विषय में बात हो रहा है. चीन के बारे में कौन लिटरेट है, कौन पढ़ा हुआ है, चीन के विषय में कौन अनपढ़ है. जैसे आप जो वस्त्रों के बारे में बता रहे हैं, मैं उसकी इलिटरेट हूँ, मैं उसकी अनपढ़ हूँ, मैं उसके विषय में नहीं जानती हूँ. लेकिन जो जानते हैं उसके विषय में वो उसको देखते ही समझ लेते हैं. एक बेटा की उठाइएगा तो ये इसके नीचे वाला, हाँ ये वाला. अब देखिए मेरे हाथ में ये कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ चाइना, इसका ये 6वां वॉल्यूम है. 6वां वॉल्यूम का टाइटल है एलियन रेजिम्स एंड बॉर्डर स्टेट्स. एलियन रेजिम का मतलब क्या हुआ, बाहरी, विदेशी. एलियन से मतलब जो हमारे विरोधी हैं, हमसे अपरिचित हैं. और समय दिया है 907 से 1368, तो हजार साल, 100 साल ये और करीब 368, 400 साल ये. 500 साल की गुलामी की बात तो अकेला कैम्ब्रिज हिस्ट्री का 6वां वॉल्यूम कर रहा है. और ये वॉल्यूम सब कैसे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है. तो अब जो चीन के अनपढ़ लोग हैं उनके लिए चीन क्या है, इतना बड़ा, भारत से भी बड़ा. इन अनपढ़ों को ये भूल जा रहा है कि तिब्बत कल तक भारत में कश्मीर के महाराजा के राज्य का अभिन्न अंग था कहे या है. क्योंकि कश्मीर के महाराजा ने जब विलय किया भारत में तो तिब्बत का विलय तो उसी क्षण हो गया ना.
ध्यान दीजिए जो बात मैं कह रही हूँ। कश्मीर के राजा ने जब महाराज हरि सिंह ने, राजा भी क्या महाराज, महाराज हरि सिंह ने जब कश्मीर का विलय भारत में किया तो तिब्बत का भी विलय हो। और अभी कल मुझे शैलेंद्र भैया बता रहे थे कि जिनका तिब्बत पर राज्य है उन्हीं का सिक्योम पर भी राज्य है। सिक्योम क्या है? सिक्योम का मतलब है न्यू फ्रंटियर। किसका न्यू फ्रंटियर? हमारा थोड़ी। मांचू राज्य, मांचू साम्राज्य का नया फ्रंटियर। अब तो चीन की हो रही है। अब ये मांचू मंचूरिया कहाँ से आ गए? करीब 400 साल तो मांचुओं ने चीन पर राज्य किया है। या ऐसा कहें, मांचू साम्राज्य का एक नन्हा प्रोविंस है जिसको टेक्निकली या लीगली चीन आज कहा जाता है। तो और ये न्यू टेरिटरी इस 400 साल में कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। यहाँ 2 पुस्तक और है चीन पर, नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए उसके बिना बात करते हैं। तो ये सारे हैं जो मांचू साम्राज्य है, मांचू सम्राट हैं। 19वीं शताब्दी में 1850, 60, 70 के बाद का कुछ मामला है। पहली बार उनका साम्राज्य कहा जाता है, जिसको आज सिक्योम कह रहे हैं, उसके पूर्वी किनारे पर जाता है। ये नहीं चाहिए, पूर्वी किनारे पर जाता है। तो ये पूर्वी किनारा नया फ्रंटियर है। अब जो पुस्तकें छप रही हैं, सिक्योम देखिएगा। अब सिक्योम को समझने के लिए आप जिनको रुचि है वो गूगल मैप पर या किसी भी एटलस में जाएं और तारिम बेसिन टाइप करें या तकला मकान डेजर्ट टाइप करें। आप भौगोलिक नक्शा दिखाइए तो मैं बता दूं। टैरिन बेसिन, हाँ, उन्हें भौगोलिक नक्शे में दिख जाएगा जो आप पहले दिखा रहे थे। अच्छा देखिए, तारिम बेसिन ऐसे फैला हुआ है। हाँ, थोड़ा नीचे कीजिएगा। ये जो है बस 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 ये जो दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे कीजिए नक्शे को। नीचे मतलब भारत को नीचे कीजिए। तारिम बेसिन ऊपर चला गया, थोड़ा बस 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 बस। तो ये बीच में जो गोला सा एक कप सा दिख रहा है ये तारिम बेसिन है। तो ये तारिम बेसिन का जो पूर्वी क्षेत्र छोर है और जो पश्चिमी छोर है, ये और थोड़ा सा उत्तर दक्षिण का मिला के सिक्योम होता है। तो जो पश्चिमी छोर है, यहाँ पर कासगढ़ है जिसका मूल नाम काशी है। आज भी कोई भी एटलस में आप खोजेंगे तो यहाँ पर कासगढ़ के नीचे ब्रैकेट में काशी लिखा। काशी कहाँ है? जिसको आज वाराणसी कह रहे हैं, लेकिन काशी तो बहुत जगह है। दक्षिण में भी काशी है, पूरब में भी काशी है, ये रहा नेपाल में काशी। भी काशी है। कासगढ़ के नीचे देखिएगा। तो ये जो ये तारिम बेसिन या टकला मकान डेजर्ट क्या है? संसार का सबसे भयंकर डेजर्ट। इसके बारे में अभी बात नहीं करें। तो ये डेजर्ट में एंट्री नहीं है मानचू साम्राज्य की। इस बॉर्डर को इन्होंने क्या कहा? इसको कहा सिक्योम। शब्द का अर्थ सिक्योम, झिंग्योंग, झिंझोंग, अलग अलग उच्चारण लोग करते हैं क्योंकि मूल उच्चारण पता नहीं है मानचू शब्द में क्या है। तो इसका अनुवाद इन लोगों ने न्यू फ्रंटियर से न्यू टेरिटरी कर दिया। ये बदमाशी होती है जिसको नरेटिव कहते हैं। और ये कासगढ़ में 15 अगस्त 1947 को कौन बैठा हुआ था? ब्रिटिश कंसुलेट। तो 14 अगस्त को, 15 अगस्त को ये हैंडओवर हो गया भारत को। हैंडओवर हो गया, ये भी एक फिजूल बात है। कारण ये पहले से महाराज कश्मीर के
आधिपत्य का क्षेत्र है। तो 15 अगस्त 1947 के 2 साल बाद, नहीं, उससे भी ज़्यादा, अक्टूबर 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी जो है माओ के नेतृत्व वाली, उसको मांचू साम्राज्य के हिस्से हैंडओवर कराए जाते, जीतता वीतता नहीं है, हैंडओवर कराता है। कौन? स्टालिन। चर्चिल यद्यपि प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन चर्चिल का इन्फ्लुएंस है, और उधर रूजवेल्ट गया है, लेकिन उसी की पॉलिसी है ट्रूमैन। ये मिलकर जब हैंडओवर कराते हैं, तो उसके कई महीने बाद जवाहरलाल नेहरू भारत की इस भूमि को माओ से तुंग को दे देते। तेरे बाप की जमीन थी जो तूने दे दी। तेरे बाप के पास तो एक आनंद भवन था, जो मोतीलाल नेहरू ने दान किया, जवाहरलाल नेहरू ने दान किया, इंदिरा गांधी ने दान किया, राजीव गांधी ने दान किया। क्यों? क्योंकि दान करने के बाद ये स्वामित्व तो कभी छोड़ते नहीं थे, जवानी जमा खर्च थी। तो ये क्षेत्र चीन के कब्जे में 1949 के बाद आया है। तो तिब्बत वाला क्षेत्र तो 1956 के बाद बात किया है। तो विषय हम क्या बता रहे हैं? 1800 साल की पराधीनता। तो यानी जो अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट्स हैं चीन के विषय में, जो चीन एक्सपर्ट्स बन के घूम रहे हैं, उनको ध्यान नहीं है कि चीन का ये जो पश्चिमी भूभाग है, तिब्बत और सिक्किम, ये तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत गैर कानूनी ढंग से नेहरू ने भारत के क्षेत्र को पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा कराया। चीन का कब्जा नहीं हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हुआ है। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? स्टेट नहीं है, नॉन स्टेट एंटिटी है। उसी प्रकार जिस तरह से तालिबान है, जिस तरह से आईएसआईएस है, जिस तरह से अल-कायदा है, जिस तरह से बोको हराम, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चीन में चुनाव लड़ती है अन्य राजनैतिक दलों से। वो अन्य राजनैतिक दल भी इसी के क्रिएशन है, ये विषय। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक बयान के अनुसार इनका पहला राजा आज से 2300 साल पहले है। अब जरा सा आप इस नक्शे को एकदम बढ़ाते जाइए, पैसिफिक ओशन दिखाइए, प्रशांत महासागर। आदित्य जी, हाँ प्रशांत महासागर की तरफ बढ़िए। हाँ, एक मिनट के। तो इस अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी के माओ वाली कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक इतिहास के अनुसार और कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार चीन कहाँ है? पीकिंग के नीचे। पीकिंग क्या है? मंगोलों का साम्राज्य। इसका असली नाम क्या है? बीजिंग। बीजिंग का मतलब है शायद पूरब की राजधानी या उत्तर की राजधानी, मुझे नहीं, पूर्व की राजधानी, करेक्ट। पूरब, बी मतलब पूरब, तो हाँ, पूरब, जिंग मतलब राजधानी। करेक्ट। तो इसका नाम नहीं है, जिस राजा की राजधानी है वो बताता है। पूरब है, नानकिंग का मतलब दक्षिण की राजधानी है, और वो झेड क्या कहते हैं, झनाडू, शांडा या शांडू, यानी सबसे बड़ी राजधानी। दा का मतलब बड़ा और शान का मतलब कुछ होता है, मंगोल भाषा के ये शब्द है। तो ये जो बीजिंग है, इसके नीचे और पीली नदी के ऊपर का जो नन्हा सा क्षेत्र है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार चीन है। चीन भी नहीं है, इसका नाम है झुआंगुआ। झुआंगुआ का मतलब क्या है? मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम मतलब क्या हुआ? मध्य का राज्य।
ये तो भैया कोने का राज्य है ना, मध्य का राज्य कहाँ है? तो मध्य का राज्य किस अर्थ में? यहाँ जो नन्हे 300 जिला या तहसील या ब्लॉक लेवल के जो राज्य, और राज्य नहीं है ये, इनको राज्य लिख रहा है यूरो अमेरिकन एकेडमिक स्टैब्लिश। तो 300 में जो बीच वाला है वो है झांगुआ। किसके अनुसार? कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार। केवल कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार नहीं, यूरो अमेरिकन एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट नेशनल ज्योग्राफिक के एटलस पृष्ठ संख्या 100, पृष्ठ संख्या 100, इसमें जो ये लाल जरा सा दिख रहा है ये चीन है, ये भी बहुत बड़ा दिखा रहा है। बाकी तो ये सब कुछ है ही नहीं। ये क्या है? इलीगल ऑक्युपेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन कनाइवेंस विद स्टालिन, यूएसए एंड इंग्लैंड। वाई? टू कंटेन जापान एंड इंडिया। इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो इनके अनुसार भी तो इस कम्युनिस्ट पार्टी और यूरो अमेरिकन एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट के अनुसार इनका पहला राजा सम्राट आज से 2300 साल, और वो 2300 साल पहले वाला चीनी है कि विदेशी है, अभी बात करते हैं। आपको को ध्यान होगा नरेंद्र मोदी जी जब गए थे तो वो एक टेराकोटा आर्मी देखने गए, यानी कि मिट्टी के बनाए हुए सैनिकों की सेना जो धरती के नीचे दबाई हुई थी। सारे सैनिक छुटिया जवान थे, एक भी सैनिक का चेहरा चीनी नहीं था। सब कौन थे? थे और मंगोल थे। ठीक, तो पहला राजा अगर चीनी होगा तो उसका सैनिक शक और मंगोल थोड़े होगा। शक और मंगोल चीनियों के शत्रु है। तो इनका पहला राजा भी ये क्लेम करते हैं चीनी है, लेकिन अकेले जो टेराकोटा आर्मी है वो बताती है ये चीनी नहीं है। 3 प्रमाण और दे दूं मैं आपको, ये सब के सब वैसा ही अस्त्र शस्त्र कवच है जो वर्णन महाभारत पर जो रथ निकला है वो रथ वैसा ही है जैसा वर्णन महाभारत। भी बहुत सारी है, टेराकोटा आर्मी पर मैं एक फुल टॉक कर दूंगी। तो अब ये पहला राजा तो हमारा चीनी था। किस अर्थ में चीनी था? इसने सारे पढ़ने लिखने वालों की हत्या करवा दी। तो बाद में इसकी बहुत निंदा हुई। माओ ने कहा यही असली चीनी राजा है, और इसकी कमी यह है कि इसने कम लोगों की हत्या कराई, क्योंकि माओ ने तो लाखों की हत्या करवाई थी। लाखों स्कॉलर्स की, एलिट की हत्या करवाई थी, वैसे हत्या तो करोड़ों में। तो अब चीन के आधिकारिक इतिहास में कहते हैं इस पहले चीनी राजा के पास जो हुए वो कौन थे? विदेशी थे, उत्तर से आए थे, घोड़े पर सवार थे, हम चीनियों को गुलाम बना लिया। ये बहुत ही दुष्ट थे, बहुत ही नालायक थे। घोड़े पर सवार होने का मतलब कौन हुआ? स्टेपी लोग हैं। वो बीजिंग है वो स्टेपी लोगों की पूर्वी राजधानी है। उनकी पश्चिमी राजधानी दूसरी है, उत्तरी दूसरी है, दक्षिणी दूसरी है। आज तक बीजिंग का अपना कोई नाम ही नहीं है। नानकिंग सुना होगा, रेप ऑफ नानकिंग जो जापानियों ने किया। नानकिंग का मतलब है दक्षिणी राजधानी। ये किसकी राजधानी है? भारतीय शुंगों की राजधानी। शुंग याद आ रहा है? मौर्यों के बाद पुष्यमित्र और के बाद शुंग आए। यस। और शुंग लोग यहाँ कब नजर आ रहे हैं?
10वीं, 11वीं, 12वीं में कहाँ पर नजर आ रहे हैं? नीली नदी के नीचे। नीली नदी के नीचे कोई चीन है, आप नक्शे उठा उठा के देख लीजिए, है ही नहीं। कब नहीं है? कि पहले सम्राट के समय नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, कभी नहीं है। मंगोलों के समय शुंगों की बात आती है कि मंगोलों ने शुंगों को जीत लिया और चीन को एक बना दिया। चीन को एक बना दिया। ये मंगोल भी नहीं कह रहे हैं, शुंग भी नहीं कह रहे हैं, ये यूरो अमेरिकन ब्लॉक कह रहा है। ध्यान दीजिए नैरेटिव को समझने का ढंग। तो आ, इनका एक राजा चीनी जो हुआ है, ये पहला वाला जिसने टेराकोटा आदि बनाई है। दूसरा जो हुआ है वो हुआ है मिंग। बीच में एक और होता है मिंग का। जब सुनेगा मिंग पॉटरी, मिंग ब्लू पॉटरी, मिंग सिल्क, मिंग पेंटिंग, अरे भैया काहे मिंग मिंग लगा रखे हो? पॉटरी चीनी मिट्टी का बर्तन तो सदा ही यार, मिट्टी का बर्तन, उसको चीनी मिट्टी तो तुम लोग कह रहे हो ना, वहां वाले तो मिट्टी का बर्तन कह रहे हैं। मिट्टी के बर्तन को एक खास तापमान में पका दिया गया तो उसमें एक ग्लेज आ गया। लेकिन ग्लेज वाला मिट्टी का बर्तन तो सारे संसार में, सारे संसार में रंग है, सारे संस्कार संसार में कलाकारी है। उसको मिंग पॉटरी यूरो अमेरिकन एकेडमिक स्टैब्लिशमेंट कहकर एक विशेष प्रकार से प्रचारित करता है। हम भारत में बैठे हैं, हम राजस्थान का, जयपुर का ब्लू पॉटरी पता नहीं कब से इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी के बर्तन। एनीवे, तो जो ये 1800 साल की गुलामी है, अभी थोड़ा झलक हम दे रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा चीन की मुद्रा का नाम है युआन। करेक्ट। युआन मतलब युवा। स्वामी रामदेव जी युवा को सदा युवान बोलते हैं। हम लोग युवक, युवती, यौवन, यौवन से युवान है या सीधे सीधे यौवन वंश है जिसका उच्चारण वो सब युवान करते, हो सकता है उस वंश का नाम यौवन हो। पहले में युवान हो गया, जैसे योग का योगा हो गया, राम का रामा हो गया, बीजिंग का पीकिंग हो गया, चेन्नई का मद्रास हो गया, कोलकाता का कलकत्ता हो गया, मुंबई का बॉम्बे हो गया। तो ये युवान किसकी, कौन सा राजवंश है? कहेंगे जी चीनी है। चीनी है कि मंगोल है? मंगोलों का जो सम्राट है कुबलाई खान, वो तो महाकाल का उपासक है भाई। ये आपके चैनल पर मैंने पहले भी दिखाया है, कुबलाई खान और इनके जो आराध्य हैं महाकाल। तो चीन का गुलाम है, मंगोलों का गुलाम है। मंगोल कब है? 13वीं 14वीं शताब्दी, 13वीं 14वीं में। 14वीं में मिंग आते हैं, मुश्किल से 100 सवा 100 साल रहते हैं, मुश्किल से, और तुरंत मांचू आ जाते हैं। मांचू कब तक रहते हैं? एक गणना के अनुसार 1911 और दूसरी गणना के अनुसार 1921 या 33 तक रहते। तो पहले राजा से लेकर आखिरी राजा, पहला चिन है कि शिन है, अलग अलग उच्चारण है, अलग अलग अंग्रेजी भाषा के स्पेलिंग है, से लेकर मानचुओं तक ये जो क्षेत्र है, इसमें 3 पॉइंट पर पहले को, मिंग को, बीच में एक और है जिसको ये चीनी, वो चीनी है कि नहीं है मुझे पता नहीं। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका जो माओ है, इसका जो शी जिनपिंग है, ये दोनों चीनी नहीं है, दोनों ही चीनी नहीं है, यानी हुआंगुआ के रेजिडेंट नहीं है। तो कहाँ के रेजिडेंट है? अब ध्यान दीजिए, जो वर्तमान कम्युनिस्ट ऑक्युपाइड एरिया है, इसको यूरो अमेरिकन नरेटिव अब क्या कहता है? प्रिजन ऑफ नेशंस, देशों की जेल।
तो इन देशों में कौन कौन है इस जेल में? मंचूरिया, मंगोलिया, सिक्योंग, तिब्बत, हेन्नान। तो ये लोग शायद हेन्नान की तरफ के किसी जगह। तो अब जो देश 1800 साल गुलाम, 1911 में जो लड़ाई होती है, सन येट-सेन और बाद में चियांग काई-शेक, ये दोनों चीनियों को विदेशी गुलामी से मुक्त करने के लिए अपने मानचू सम्राटों से युद्ध करते हैं। ये तो कंटेम्पररी इतिहास है ना, 20वीं शताब्दी का इतिहास है ना। और ये मानचू सम्राट भारत को ट्रिब्यूट भेजते हैं, भेंट भेजते हैं, उपहार भेजते हैं। उसी प्रकार जैसे महाभारत में हम वर्णन सुनते हैं, महाराज युधिष्ठिर को सारे संसार से भेंट आती है, चीन से भी आती है। और सारा संसार कौन सा? जिनको राजसूय युद्ध में हराया गया या जिन्होंने बिना हारे ही उनका वर्चस्व स्वीकार किया। तो आप कुछ कहेंगे आदित्य जी, तो हम बात को और आगे चलें। Actually, I am totally surprised with all the information which you are sharing. क्योंकि इस तरह का इंफॉर्मेशन, इस तरह का एनालिसिस, क्योंकि हम चीन चैनल्स पे सब एक ही बात देख रहे हैं कि चीन आया, चीन ने 6th जनरेशन फाइटर बनाया, चीन ये कर देगा, चीन वो कर देगा, चीन रोबोट्स बना रहा है, चीन ये कर रहा है, चीन वो कर रहा है। लेकिन जी nobody has analyzed कि चीन का इतिहास, चीन आया कहाँ से है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने, वो एक पहली कम्युनिस्ट पार्टी है दुनिया की जिसने गीता को ऑफिशियली पब्लिश भी किया है। और दे आर ऑल्सो दे आर एक्सेप्टिंग कि उनको, वो उन्होंने कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस को कट करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीन के अंदर। और पुराने जो उनके जो स्थल हैं, वहां पे उनकी जी पुरानी संस्कृति को आगे लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पुराने कल्चर को लाने की। संस्कृति शब्द ठीक नहीं है, लेकिन ये भी कर रहे हैं वो। ये भी चल रहा है एक्चुअली। तो मूल चीन तो सनातन धर्मी है ना। बिल्कुल। मूल चीन तो सरस्वती माता का उपासक है, गंगा देवी का उपासक यस, है, यस। का भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का उपासक है मूल चीन तो। भद्राश्व इसको वर्ष है ना, भद्राश्व वर्ष है जम्बूद्वीप का। हाँ, ये सब तो आप ही बता पाएंगे, इसको भद्राश्व तो वर्ष मैं है, नहीं बता। शिव जी की आराध्य भूमि है, शिव हाँ जी की हाँ। भक्ति होती है वहां पे। अब देखिए, जो आपने कहा लोग नहीं बताते, मैं एक अति प्रचलित सामान्य पुस्तक दिखा रही हूँ, चाइना की जॉन की। ये जॉन की महोदय इतनी मोटी मोटी किताब 10 लिख डालते हैं, भारत पर भी लिख देंगे, इन पर भी, उस पर भी, उस पर भी। तो ये अच्छी पढ़ने की किताब है, जो एक तरह का बेस्ट सेलर टाइप कोई चीज है, तो पब्लिक डोमेन में साधारण लोगों के पढ़ने की है। केवल इस पुस्तक का कंटेंट देख लीजिए। कंटेंट में ये पहला एम्पायर बताते हैं, जो टेराकोटा आर्मी वाला हम बताए हैं। इसके बाद जितने साम्राज्य ये बताते हैं, राज्य बताते हैं, किसका है? चीन पर शासन करने वाले विदेशी सम्राट। ये विदेशी सम्राट कौन है? हैन, हुन, हूण। अब हूण लिखना इनको आता नहीं है, क्योंकि ड़ के लिए, अंगा के लिए, त्र के लिए रोमन स्क्रिप्ट में कोई अक्षर नहीं है। टैंग जो बताते हैं वो तुर्क है, तुर्क नहीं है भैया। तुर्क कहते ही ध्यान क्या आता है? मियाँ लोग है। तुरुस्क कहते ही ध्यान आता है सनातन धर्मी है। तो हम लोग को तो कम से कम अपने शुद्ध नाम उच्चारण करना चाहिए। तो हूण है, तुरुस्क है, बार बार तुरुस्क, हूण, तुरुस्क, हूण अन्यान्य नामों में आते हैं। जैसे ये लोग जो अंग्रेजी में नाम लिखते हैं, हैन है, हुन है, वैंग मैंग है, फिर टैंग है, सुई है,
जिन है, लियाओ है, राम जाने क्या-क्या उच्चारण ये अभद्र उच्चारण करते हैं। मूल लोगों का नाम, भारतीय लोगों का नाम तो ये नहीं। तो सार में अगर हम समझाने को कहें, तो राज्य करने वाले लोग कौन हैं? हूण है, मूलतः तुरुस्क है, मंगोल है, मानचू है, तिब्बती है और ये पाँचों कौन हैं? भरतवंशी, सनातन धर्मी, सम्राट। ये क्या बताते हैं? चीन बौद्ध है, तो बौद्ध सनातन धर्म से भिन्न है क्या? भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार नहीं है क्या? 10 अवतार में 9वें हैं और 24 अवतार में कौन-सा नंबर है मुझे याद। तो देवराज इंद्र की छवि को, तस्वीर और मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति बताते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति को भगवान बुद्ध की मूर्ति बताते हैं, वो तो ख़ैर चलो ठीक है। क्योंकि कौन-सी मूर्ति किस देवता की है वहाँ नाम नहीं लिखा है। तो कैसे पहचानते हैं? उनका आयुध ऐसा है, उनकी देह यष्टि ऐसी है, उनकी भंगिमा ऐसी है, उनके आभूषण ऐसे हैं। इसके अलावा ये छवि इस कथा की है, इस प्रसंग की है। लिटरेट समझ लेता है। लिटरेट किसका? सनातन धर्म को जानने वाला लिटरेट। सनातन धर्म को न जानने वाले के लिए कुल घाल मेल एक ही है, स्त्री पुरुष है, पुरुष स्त्री है, स्त्री किन्नर है, किन्नर शेर है, शेर हाथी है, हाथी मोर है। ये सारे झंझट इन लोग के साथ है। तो सार में 31 मिनट हो गया। 4 किताब आप लोग देख लें, ज्यादा ना पढ़ पाए, केवल जॉन की को पढ़ लें। थोड़ा अधिक पढ़ना है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री को पढ़ लें। इतना भी झंझट में नहीं जाना है। आजकल जो यूरो अमेरिकन 2000 के बाद 2008-10 के बाद के जो पब्लिकेशन है, उसको पढ़ लें। पढ़ने का मन नहीं है मुझे सुनिए, क्योंकि सब बड़ा घाल-मेल के साथ लिखते हैं, इसको छाँटने में मुझे समय लगा। इनके 2300 साल के आधिकारिक इतिहास में कम से कम 1800 साल, 1000 से 2100 साल, क्योंकि पहले वाले को भी जोड़ नहीं पाएँगे और पहले वाला भी 50-60 साल। तो ये लोग हम सनातन धर्मी भरतवंशियों के गुलाम हैं। तो स्वामी रामदेव जी गुस्सा करते हैं, बहन गुलाम मत कहो, मुझे गुलाम कहा। तो चलो भाई नहीं कहते, तो हमारे सिंधु देश हैं, अरे गत देश है। जब विंडफॉल और फाहियान भारत आते हैं, मैं 1 मिनट में वो पुस्तक आपको बताती हूँ। यहाँ पर रखा है विंडसॉन्ग और अ, फाहियान। विंडसॉन्ग कहता है, मैं धर्म लाभ के लिए, मैं पुण्य लाभ के लिए, ये विंडसॉन्ग की किताब। ये कहता है, मैं धूमवती, हाँ, ये पुण्य संभार के लिए, धर्म यात्रा के लिए जा रहा हूँ पश्चिम में। प्रीफेस पढ़ रही हूँ मैं। उमा देवी के देश में, हेमवती के देश में। हेमवती मतलब स्वर्ण भूमि, हेमा हेम। तो ये हमारे शिष्य देश हैं, हमारे अनुगत देश हैं और ये अपने को मध्यवर्ती नहीं कह रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है, फाहियान या वेद सॉन्ग से पूछा गया, तुम कहाँ से आ रहे हो? फाहियान से। तो कहता है, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। तो एक भारतीय साधु कहते हैं, देखो, इससे सीखो, इतनी दूर से ये धर्म लाभ के लिए, पुण्य लाभ के लिए चलता-चलता आ रहा है और तुम लोग अपने शिष्यों को कहते हैं, तुम लोग प्रमाद में रहते हो। फाहियान कहता है, मैं और अधिक पुण्य करूँगा, तो मैं पुण्य भूमि भारत में, चीनी भाषा में सब जगह व्यस्त, चीनी भाषा में नहीं, चीनी जो इतिहास वगैरह का वर्णन है, जो यूरो अमेरिकन अकेडमी
एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट करता है, उसमें वेस्ट को WEST कैपिटल लिखता है। फिर नैरेटिव का वहम पैदा करता है, वेस्ट मतलब यूरोप नहीं, चीनियों के लिए, हुआंगुआ वालों के लिए वेस्ट का मतलब है भारत, धर्म भूमि, पुण्य भूमि, उमा देवी की भूमि, हेमवती की भूमि भारत। तो छोटी बात समेट हमारे, मैं तो कहूंगी प्रतापी नरेश नरेंद्र उच्चद्रोही नेहरू के किए हुए देशद्रोही कृत्य को स्वीकार करेंगे। 2024 से 2029 का तेजी से बदलता हुआ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है कि सच में तेजी से बदल रहा है। 20वीं शताब्दी में गोरों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंटर वॉर पीरियड और पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड में मनमानी ढंग से, आर्बिट्ररली, कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियली और इलीगली, गैर कानूनी ढंग से जो नेशन स्टेट की लाइनें खींची हैं, क्या मेरा नरेंद्र स्वीकार करता है? क्या हम भारतीय, हम और आप स्वीकार करते हैं? क्या चीनी स्वीकार करते हैं? क्या उइगर लोग स्वीकार करते हैं? क्या तिब्बती स्वीकार करते हैं? क्या मांचू स्वीकार करते हैं? क्या मंगोल स्वीकार करते हैं? हम कोई स्वीकार नहीं। कैलाश मानसरोवर जगदम्बा पार्वती की क्रीड़ा भूमि है, रंग भूमि है, भगवान शंकर की ध्यान भूमि है। ये भारत का अभिन्न अंग है। वेद सौंग और पाहियान प्रमाण है, कब है? ये कोई 5-7-10 हजार साल पहले का मामला नहीं है, कल का AD 4th सेंचुरी 7th सेंचुरी का मामला है कि वो यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं। चीन का बॉर्डर कहाँ है? वेनसोंग जहाँ दिख रहा है, मुझे नाम किसी दिन पढ़ के पहले सुना चुकी हूँ, दोबारा सुना दूंगी। शायद, लेकिन मुझे याद ही नहीं है। पढ़ती हूँ तो लोयांग लोयांग करके कोई जगह है। आपकी आवाज जो है ना अंदर और बाहर आ रही है, तो थोड़ा माइक के पास रहिए। पास हाँ, अब ठीक है। जी। तो क्या अभी एक खबर छपी है जिस पर अपने लोग कल हिंदू पंचायत करने वाले हैं। कुछ उइगर लोग चले गए हैं सीरिया, सीरिया के अतिवादियों को ज्वाइन किया है। अब ये जो कन्वर्टेड उइगर लोग हैं, मियाँ लोग, और वो कह रहे हैं कि हम सिक्योंग नाम ही बेहुदा है, खैर इसको हम स्वतंत्र कराएंगे, हम स्वतंत्र तुर्किस्तान की स्थापना करेंगे और हम तिब्बत को भी स्वतंत्र कराएंगे, ऐसा एक खबर चल रहा है। भाई तू सीरिया जाके क्या कर लेगा? सीरिया की औकात कितनी है? तू मियाँ मियाँ लोग जन्म भर तो मार खाते, जब तक इधर लोग मियाँ नहीं थे तो क्या थे? ब्राह्मण थे। किस बात के ब्राह्मण थे? जो तिब्बत और चीन का जो शासक वर्ग, इसके अभिलेखों को लिखने वाले ये मंत्री थे, ये टैक्स और रेवेन्यू संभालने वाले संस्कृत के प्रकांड विद्वान ब्राह्मण। इनका जो कन्वर्जन है वो स्किन डीप, ये कन्वर्जन का चादर हटते ही ये पुनः अपने गौरव में सनातन स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो मेरा अपना मानना है, भारत को, भारत माता की इंच इंच भूमि को पाप से, अधर्म से, असुरों से, राक्षसों से मुक्त करना उसका संवैधानिक दायित्व है। 15 अगस्त 1947 को जो भारत भूमि थी, क्या
14 अगस्त 1947 को जो भारत भूमि थी, इसी संविधान के अंतर्गत भारत के शासकों को उस पर संविधान का शासन करना उनका संवैधानिक दायित्व है। यानी बट और शीघ्र तुरंत इस पार्टी के आधिपत्य से बाहर आना चाहिए और भारत के चक्रवर्ती सम्राटों की, भारत के महान सम्राटों की, भारत के धर्म शासन की परंपरा में भारत के शासक को अड़ोस पड़ोस में भी धर्म स्थापना यानी पाप मुक्ति, दुख मुक्ति, अन्याय मुक्ति के लिए जो जियो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, कूटनैतिक मूव करने हैं वो करने चाहिए। और मेरा तो एक अंदर से जो भाव आ रहा है, ये सारे मूव चल रहे हैं। अचानक जो खबर आती है 5-7, 10-20 उइगर सीरिया जाके कह रहे हैं हम लिबरेट करेंगे, ये हवा में तो खबर नहीं है। पेलोसी आके धर्मशाला में दलाई लामा से मिलती है और तिब्बत के लिए एक शब्द का प्रयोग करती है, आपके चैनल पर है वो तो। वो शब्द का अर्थ ही है स्वाधीन तिब्बत पर गैर कानूनी कम्युनिस्ट कंट्रोल को छोड़। शब्दों का खेल है। तो मेरा मानना है कूटनीति में, डिप्लोमेसी में भारत गुरु है। आज का तो है नहीं, कब का है। आप तो आदित्य जी बताते रहते हैं, मैं सुनती रहती हूँ। विदुर महाराज के विषय में बताते हैं आप, वेद व्यास जी के बारे में बताते हैं, उनके पुत्र के विषय में बताते हैं, आप नारद मुनि के विषय में बताते हैं। ये सब के सब आचार्य लोग हैं। तो एक बार मैं बात रोक रही हूँ, इस पर आप कहेंगे तो मैं विस्तार से बताऊंगी। आज तो मैंने केवल इसको कहते हैं ना, थोड़े से अल्फाबेट्स डाले हैं, वर्णमाला डाली। आपने एक बात को सिद्ध कर दिया है कि चीन के 1800 साल की पराधीनता वो डिस्कस कर लिया है। और मैं आपको सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं, सेंट्रल एशिया में उनका जन्म हुआ है। उनका जन्म हुआ है बॉर्डर पे किर्गिस्तान, उधर उस बॉर्डर पे हुआ है जन्म। तो व्यासदेव वहां पर थे उनके साथ। हाँ, कौन सा पर्वत है आपने बताया था? जेंगुसु चोकुशु। और उसका अपना नाम क्या है? मेरू पर्वत। और अभी उसका दूसरा नाम है खान टेगरी, मतलब शिव जी की जगह। टेगरी शिव जी का ही नाम है, टेंगरिज्म बोलते हैं आजकल उसको। और वहां से सुखदेव गोस्वामी उसी डेजर्ट जो आपने दिखाया, टकला जो डेजर्ट दिखाया, व्यासदेव उनको बोलते हैं, व्यासदेव बोलते हैं उसके आसपास के गांव से होके भारत आओ और विमान से मत जाना। तो वो वही पाथ लेते हैं, चलते चलते आते हैं गांव से होते हुए। और बीच में बोलते हैं बीच में काशी पड़ेगी, तो खासकर उस समय भी है। हाँ हाँ हाँ, ये प्रसंग बताइएगा वार्ता के बाद, मैं महाभारत में पढ़ूंगी जी। हाँ, या अभी बता दीजिए, अन्य लोग भी पढ़ लेंगे। ओरिजिनल किस एटलस में खंड लिखा है, ओरिजिनल एटलस में लिखा है, ये खंड है उनका छठे भाग से, छठवीं पुस्तक से है, गीता प्रेस की 6वीं पुस्तक। आज ही निकालती हूँ। और हरिवंश पुराण में भी है, दोनों में है। हरिवंश पुराण में भी है, दोनों में है। तो उधर से वो चलते चलते नीचे आते हैं तो बताते, फिर वो हिमालय पहुंचते हैं तो सारी जगहों का वर्णन है, कहाँ कहाँ गए। और फिर पूर्वी हिमालय में जाते हैं, तो वहां पे बीच में जनक महाराज के घर पे रुकते हैं, जो कि नेपाल में है। और वहां से होते हुए वो एकदम मैच करता है नक्शा आज का। और फिर वहां से जाते हैं पूर्वी हिमालय में, जहाँ पे मिलते हैं पायला, सुमंतु और जैमिनी और वैशंपायन को। और वहां पे शिक्षा लेते हैं व्यासदेव से। ये वर्णन है। तो इसमें पूरा चीन का नक्शा आ जाता है वहां पे, मतलब कि चीन का जो आप पार्ट बता रहे हैं एग्जैक्टली मैच करता है उससे, एग्जैक्टली मैच करता है। एक मुझे बात बताइए जी, एक बात बताइए, बोलिए। बताइए।
आप कुछ बोल रहे, पहले आप खत्म करिए फिर। पहले आप कहिए। आप भूल जाएंगे इसलिए बोल रहे हैं। नहीं भूलूंगी। अच्छा, कि ये जो आपने 1800 साल की पराधीनता बताई और अनेक सोर्सेज आपने कोट किए, और दर्शकों को बोलूंगा कि वीडियो देखें, क्योंकि आजकल सब लोग लेजी है, पुस्तक आप खरीदेंगे नहीं और भूल जाएंगे। वीडियो के आप शॉर्ट्स बनाइए, इसी को देखिए बार बार रिपीट करके। एक जो आपने 1800 साल की पराधीनता बताई, तो आज चीन कम्युनिस्ट पार्टी ये इतने ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं आगे आने के लिए? क्या मानसिकता क्या है? ये बेचारे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी असलियत ठीक से जानता है। 1949 के पहले, 1949 के बाद आप लोग को ध्यान होगा, कल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड में करोड़ों करोड़ लोग मारे गए भूख से। दुनिया भर की कथा थोड़ा बहुत मैंने सुनाया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जरूरत पड़ी इस कम्युनिस्ट पार्टी की, सोवियत रूस वाले कम्युनिस्ट पार्टी को काउंटर कर। एक दूसरा, इस क्षेत्र की आवश्यकता पड़ी यूरो अमेरिकन ब्लॉक को अपने पॉल्यूटिंग मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट को यूरो अमेरिकन धरती से हटाकर चीनियों की धरती पर पटकने की। कारण चीनियों को ये 1800 साल और कम्युनिस्ट पार्टी के रेजिम में भूखे रहकर, पेशाब खाकर, पेशाब के ऊपर की जो काई होती है उसको खाकर, मनुष्यों के मांस को खाकर भूखे रह के 18-18 घंटे मेहनत करने का अभ्यास था। तो जिसको कहते हैं लो वेजेस, लेबर कॉस्ट कम है। लेबर कॉस्ट कहीं कम होती है। मनुष्य का जो भोजन है, मनुष्य का जो आराम है, मनुष्य को जो वस्त्र और शरण चाहिए, वो तो सब जगह कम बेसी थोड़ा 10% 20% का है। तो ये उनको जो निचोड़ सकते थे, तो यूरो अमेरिकन ब्लॉक को दो कारण से जरूरत पड़ी, रूस को हैंडल करने के लिए और अपने पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को भेजने के लिए, और अपने यहाँ के जो हाई वेजेस थे उसको मैनेज कर। यानी यूरोप अमेरिका के लोग बेरोजगार हो तो हो जाए, इनके इंडस्ट्रियलिस्ट को मुनाफा कमाना। तो इन्होंने क्या किया, आपको ध्यान होगा कि सिंगर जापान से अचानक गया था माओ से मिलने, और उसके बाद निक्सन गया था मिलने माओ से। भाई मिलने वो जाता है जिसकी गरज होती। माओ की तो हिम्मतें नहीं होती थी इन लोगों से बतियाने की। वो चौवन लाइन से बतिया इन लोग से बात उत कराता था। कारण पढ़ा लिखा नहीं था, भद्दा था, खराब था। वो अपनी इनकैपेसिटीज को जानता। इसके बाद इन लोगों ने इस चीन को खड़ा किया। तब तक एंगस मेडिसन 1973 से 1998 का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, भारत का रेट ऑफ ग्रोथ 5-5.5% है बढ़ता हुआ। अमेरिका का घटता हुआ 2.5% 3%, जापान का घटता हुआ 3%, अमेरिका का घटता हुआ 3% और यूएसएसआर का माइनस। तो सोवियत रूस को निपटा दिया 1990 में गोर्बाचोव ने। अब इधर भारत जी का बवाल हो गया। तो भारत को कंटेन करने के लिए एक कम्युनिस्ट ब्लॉक की जरूरत थी, और ये एक विचित्र तरह का कम्युनिस्ट ब्लॉक था। क्या था? पार्टी तो कम्युनिस्ट थी, रेजीम, पॉलिटिकल रेजीम तो कम्युनिस्ट था, और कम्युनिज्म जो असली में इकोनॉमिक एरिया में होता है, वहां कैपिटलिज्म। तो 1990 के बाद इस क्षेत्र की जरूरत थी। वो जो इंडस्ट्री वाला लो वेजेस वाला मामला जो था वो था, इसके साथ भारत को कंटेन कर। तो 90 के आसपास से जापान ने कहा कि भाई 45 में एटम बम के बाद जो फोर्सफुली जो इसको डीमिलिटराइज किया था, भाई हो गया 45 साल,
और ये 2 कौड़ी का चीन, इसको कम्युनिस्ट पार्टी, इसको तुम लोग पाल-पोस रहे हो। एनफ इज़ एनफ। जापान अमेरिका को आँख दिखाने लगा, तो जापान को कंटेन करने के लिए 90 के बाद मूलतः जापान और भारत को कंटेन करने के लिए जियोपॉलिटिक्स, चीन की लोकेशन, बीच में दोनों के पॉलिटिक्स, दोनों का विरोधी, ये दोनों इनकी भाषा में कैपिटलिस्ट देश है, बीच में कम्युनिस्ट का कुड़पेच करा के कंट्रोल करना। तो ये क्या है? चीन का अपना का एस्पिरेशन है। शी जिनपिंग को तो अपनी असलियत पता है। माओ के बाद जो डेंग आता है उसको तो अपनी असलियत पता है। जरूरत किसको है? जरूरत है यूरो अमेरिकन ब्लॉक को। तो ये एक प्रॉप अप खड़ा करती है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं पता है। इन कम्युनिस्ट पार्टी खोखला को भी पता। खोखले को तो हम कभी भी हैंडल कर देंगे। भारत का काम है 70 से 98 में इंदिरा गांधी बैठी हुई है, राजीव बैठा है, चंद्रशेखर है, नरसिम्हा राव है। इसके बावजूद कोटा, परमिट, लाइसेंस, करप्शन, इकोनॉमिक भ्रष्टाचार, इसके बावजूद 5.5% कोटा। भारत का करे और ये जापान का करे, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, नाक में दम करके अमेरिकन को बांध रखा है। तो कंटेन करने के लिए जोकर, जोकर को तो जोकर कैसा जोकर है? पेलोसी जा रही है ताइवान, शी जिनपिंग कूद रहा, मार दूंगा, जहाज गिरा दूंगा। वो गई घूम फिर के रानी की तरह घूम घाम के ताइवान से लौट आई, एक ठो कोई मिसाइल छोड़ा, वो जाके जापान गिरा ताइवान। चीनियों को कोई झंझट नहीं, चीनी को कोई प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टी से मुक्ति चाहते हैं। सबसे ज्यादा चीनियों को किसकी ताकत है? कल्चरल रिवॉल्यूशन में चीनी एलीट को जिस बर्बरता और निर्ममता से काटा, किसने काटा? और की कम्युनिस्ट पार्टी ने काटा। अभी चीनियों को कौन काट रहा है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग काट रहा है। एम्बिशन यूरो अमेरिकन है, प्रॉपर शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी है। और ये कहते हैं चीन से डरो, चीन से डरो, पाकिस्तान से डरो, ईरान से डरो, मुस्लिम उग्रवाद से डरो। क्यों डरो? ये सब हमारे पपेट हैं, आएंगे बुला लेंगे। अरे गधों, पपेट खेलना हम लोग को कठपुतली तो हम बचपने से खेल। करेक्ट। हम कठपुतली खेले हैं कि नहीं खेले? मैं तो खेला हूँ। पर कठपुतली से खेलते बीता है, उसको यूरो अमेरिकन ब्लॉक कठपुतली से डरा रहा। तो ये किसके लक्षण है? गधों के लक्षण है। वैसे गधा नाराज हो जाएगा, उजबकों के लक्षण है। तो चीन का झंझट नहीं है, झंझट यूरो अमेरिकन चर्च वाले ब्लॉक। इसका एक प्रॉप कम्युनिज्म है, वो चीन वाला। दूसरा प्रॉप है ये अलकायदा, ISIS, उग्रवाद, आए बाएं शाएं, वो सब इन्हीं को काट रहे हैं। जी नहीं, फियर इज द मोस्ट सोल्ड कमोडिटी इन द वेस्ट। भय को बहुत बेचते हैं लोग, हर तरफ से भय बेचते हैं। कुछ नहीं मिलता तो एलियंस को भय लगा देते हैं। हमारे देवता लोग हैं, उनको एलियन बुला देते हैं। शेर को चूहे को डरा रहे हैं। देख शेर, तू एक जगह बैठा हुआ है, चूहे की गति देख, तेरे देह पर दौड़ रहा है। तो शेर कहता है दौड़ तो रहा है लेकिन थोड़ा गुदगुदी हो रहा है। अच्छा तू डर, तू आलसी है। देख चूहा दौड़ा, देख मक्खी भन भन की, देख तितली तेरे चारों ओर मंडरा रही है, हनी ट्रैप। शेर कह रहा है मीट करना भी चाहूं तो बटरफ्लाई से मीटिंग संभव नहीं है। ये हनी ट्रैप मेरे किस काम का भाई? तो शेर बैठा हुआ ताक रहा है टुकुर टुकुर। देखो शेर कुछ नहीं कर रहा है, शेर तो आलसी है, शेर तो हिलता डुलता नहीं है। और इन सबों के
जो नरेटिव के एजेंट है राहुल गांधी और कौन-कौन अरुंधति राय। देखो शेर निर्बल हो गया है, शेर का डाउनफॉल हो गया है। अब बेचारे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो मक्खी मारे, तितली मारे, चूहा मारे, काहे मारे, तितली देख के मन खुश होता है। पत्थर भिन-भिन करते हैं, काट लेते हैं कभी-कभी। चूहा दौड़ता है, बुदबुदी उड़ता है, सबको रहने दो भाई। भय नैरेटिव बहुत सबको चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही भयंकर नैरेटिव वॉर है और दर्शकों को ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है ना, यही नैरेटिव वॉर को ध्वस्त करने वाली है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो भय भय कि ये आया, अभी हुआ, ये आ गया हुआ, ये इस जो कायर व्यक्ति होता है ना, वो भय में कायरता और दिखाता है, और जो जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो इस तरह के भय को देख के थोड़ा हँस देता है, जैसे आपने हँसा दिया कि तितली आई, चूहा दौड़ गया शहर के शरीर के ऊपर। पहले मैं मन लगाने के लिए यूट्यूब में छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियोज़ आते हैं। तो शुरू में कुत्तों के आए, आजकल बिल्ली का बहुत दिखा रहे हैं। क्या दिखाते हैं? एक बड़ा-सा कुत्ता है और एक नन्ही-सी बिल्ली है, पप उसका। वो जाती है, उसको छेड़ती है, एक उसको थप्पड़ मारती है, वो उछल के दूर हो जाता है। वो बेचारे को लगता है हाथों रखते हैं तो बेचारी पिस जाएगी। वो कहेंगे देखो जी, कैसा है? इतनी सी उसको डरा ली। तुम लोग को साइज़ का अनुमान नहीं है, साइज़ की ज़िम्मेदारी। अगर हम हाथी हैं, तो हर कुत्ते को पैर से दाबते हुए नहीं चलते। कुत्तों को भी जीने का हक है, ये गजराज को पता है। नैरेटिव चेंज कर रही हूँ या नैरेटिव दे रही हूँ? आप दे सत्तोलॉजी को धन्यवाद, आदित्य जी को धन्यवाद, मुझे थोड़ा नैरेटिव प्रस्तुत करने का मौका मिल जाता है। ये एक्चुअली क्या है कि इतना वो जो भय जो बेचा गया है ना, कोलोनाइजेशन, जिसपे मोदी जी ने बात किया था कि गुलामी को निकालो, मानसिक गुलामी को निकालो, बार बार बोल रहे हो। पिछले पिछले 10 लेक्चर्स में उन्होंने भाषण जो दिए, उन्होंने यही बोला कि गुलामी की मानसिकता को निकालो। और जो हमारे जो दूसरे यूट्यूब चैनल के हमारे भाई बहन लोग हैं, वो उसको और भी बढ़ा रहे हैं कि अभी अभी तो जैसे एयरफोर्स चीफ तो प्रैक्टिकल बातें ही करेंगे, जो उनके पास इक्विपमेंट्स है, लेकिन एक जो बाकी यूट्यूब चैनल्स की बात हो रही है, सब जगह यही बह हो रहा है कि चाइना भी अटैक कर सकता है इंडिया को। वेस्ट को चाइना से ज्यादा डर है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को पता लग चुका है कि उनको किस तरह यूज किया है पश्चिम देशों ने, मतलब कि यूरोपियन ब्लॉक ने, क्रिश्चियन ब्लॉक ने, और उसकी सारी सेनाओं की प्रिपरेशन उस ब्लॉक के लिए। भारत पे आक्रमण की हमला वो बात नहीं कर रहा है कभी भी। और मैं चाइना का कोई हिमायती भी नहीं हूँ, क्योंकि चीन तो छोटा सा देश है, लेकिन और हमारे जो सोल्जर्स हैं बार बार दिखा चुके हैं कि चीन की शक्ति बॉर्डर पे आके खत्म हो जाती है, और वो बॉर्डर भी टेम्परेरी है, वो भी आर्टिफिशियल बाउंड्री है, इल्लीगल है, नेहरू इलीगल। का बनाया हुआ बाउंड्री है। उसको नेहरू मैकमोहन लाइन बोलना स्वीकार चाहिए। नहीं है, किसी भी देशभक्त भारतीय को स्वीकार नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमको तो कासघर भी चाहिए। हाँ, तो हाँ, ना भाई वहाँ पूजा पाठ करना है भाई, सब देवी देवता की सें, मूर्तियाँ। सेंट्रल एशिया पे सबसे ज्यादा यूएफओ मूवमेंट देखा जाता है, सेंट्रल एशिया दुनिया का। हाँ, क्योंकि कुबेर नगरी है वहां पे कैलाश के पास में, और और सुमेरु पर्वत है, आप बताते हैं। मेरू पर्वत, सुमेरु जो है नाम जो है वो भागवत पुराण में जो नाम है वो एक पोल स्टार जिसको बोलते हैं ध्रुव तारा, ध्रुव तारे से पाताल लोक का एक इमेजिनरी माउंटेन है। उसके चारों ओर सब लोग घूम, सारे नक्षत्र सूर्य चंद्र से उसी के चारों चक्कर लगाते हैं। जी। चलिए, आज बहुत आनंद आया मुझे, और इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 10-15 वीडियोस बनाएंगे चीन के ऊपर और सेंट्रल एशिया के ऊपर, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, हमारी धरोहर है। ध्रुव वो हमारे महाराज युधिष्ठिर के साम्राज्य का पार्ट है। हस्तिनापुर से उन्होंने पूरा राज्य किया है। अच्छा, जो शतशृंग पहाड़ है, शतशृंग पहाड़ से पांडु के पुत्र 17 दिनों में, पांचों पुत्र 17 दिन पांडु महाराज की मृत्यु के बाद
हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं सिर्फ 17 दिन में, और आज भी 17 दिन ही लगते हैं। अब अच्छा, घोड़ों पे आए, हाँ, कुछ फर्क जो नहीं मैं पड़ा। बात कह रही थी वो ये था कि आप, मैं और शैलेंद्र भैया की विशेषता है भाषा का अद्भुत ज्ञान। अद्भुत ज्ञान। कि भाषा का कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर, कौन सा स्वर, वर्ण वगैरह वगैरह बहुत सा बताते। अपने तीनों को मिलकर या तो अपने शरीर के साथ या केवल खोपड़ी से सेंट्रल एशिया पूरे को छान मारना है, अपने वीर पांडवों की भूमि, देवताओं की भूमि पर पुनः भगवत गीता का उच्चारण हो, वेदों का उच्चारण हो, शंखनाद का घोष हो, यज्ञ हो। ये अपने योगी आदित्यनाथ जी जो है, ये नाथों की भूमि है, ये शाक्तों की भूमि है। आज भी यहाँ केवल योगी जी को कह दिया जाए, इस क्षेत्र के नाथों का आवाहन कर दीजिए, उन नागा साधु हर हर महादेव कहकर खड़े हो। आज भी दोस्तों, नकली साधु बन के, योगी जी का दौरा करवा देना चाहिए। नकली साधु बन के, हाँ, नकली साधु बन के कुंभ मेला में जी 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 जी, कुंभ मेला वाले साधु लोग को भेज देना चाहिए उधरे, जाओ सब तीर्थ यात्रा करिए। 43 करोड़। हाँ, हम लोगों को अपने धार्मिक तीर्थों का तीर्थ यात्रा करने का पूरा धार्मिक अधिकार है। अंतरराष्ट्रीय कानून और भारत के संविधान के तहत। तो चले प्रयागराज कुंभ से सीधे सुमेरु पर्वत की, सप्तशृंग पर्वत की तरफ तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो फिर नमस्कार। 28 मिनट सोचे थे 1 घंटा है। चलिए, नमस्ते। तो चैनल हर को लाइक हर करिए, महादेव। हर हर महादेव। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये दक्षिणा है प्रोफेसर कृष्णदास केडिया जी के लिए, हाँ, दक्षिणा तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। जय जगन्नाथ।